मन्नत मन्नत उठ जाओ यार, जल्दी उठो। ईशा ने मन्नत के चेहरे से लिहाफ उतारा तो खुला चांद सा चेहरा सामने आया। गोल्डन बाल कुछ चेहरे पे बिखरे थे तो कुछ तकिए पे थे। उसकी नाक की डायमंड पिन अपनी चमक दिखा के गायब हुई थी। भरे भरे गुलाबी गाल और तीखे गुलाबी लब। उसको अप्सरा सा गुमान होता। ईशा ने दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी। जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही मासूम थी, लेकिन सिर्फ ईशा के ख्याल में। बाकी पूरा घर उसकी शरारतों से कितना तंग पड़ता रहता था ये वही जानते थे। ईशा ने दोबारा उसकी जानिब देखा। मन्नत उठ जाओ जल्दी से, वरना देर हो जाएगी, जनाजा हो जाएगा। ईशा ने कदरे ऊंची आवाज में चिल्ला के कहा। जनाजा? झट से ग्रीन आंखें खुली। किसका जनाजा? उसके पलक छपकते उठने पे ईशा चौंकी। क्या तुम्हें नहीं पता? ईशा को शौक लगा। नहीं, क्या मुझे क्या नहीं पता? किसकी डेथ हुई है? वो उठ के उसके पास जा खड़ी हुई। तुम्हारे नाना की रात को डेथ हो गई है। और क्या बोले जा रही हैं? ईशा आपी, नाना की तो रात को मेरे से बात हुई थी। इनफैक्ट वो तो बहुत खुश थे, हंसी मजाक कर रहे थे। आप झूठ बोल रही हैं ना? मन्नत ने यकीन ना किया। उसमें झूठ वाली कोई बात नहीं मन्नत, मुझे लगा मामा ने रात को तुम्हें बता दिया होगा। लेकिन खैर, सब अभी निकल रहे हैं लाहौर के लिए, जनाजे तक पहुंच जाएंगे। चलो तुम भी रेडी हो जाओ। ईशा ने लिहाफ तय करते सरसरी अंदाज अपनाया, जबकि मन्नत की ग्रीन आंखें भीगती चली गईं। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसके नाना की डेथ हो गई है। ईशा ने उसे गले से लगाया कि इसी लम्हे फरीदा बेगम अंदर दाखिल हुई। ये अभी तक बैठी टसवे बहा रही है। उठ जाओ बीबी, तुम्हारे ताया इंतजार कर रहे हैं। फरीदा बेगम गुस्से से बोली तो मन्नत ने अपने आंसू पोंछे। बड़ी अम्मी, मन्नत को मैं ला रही हूं, आप चलें। ईशा ने संजीदगी से कहा तो वो मुंह बनाती बाहर निकल गई। मन्नत उठ जाओ, इस वक्त बस तुम वहां पहुंचो, अपने नाना का आखिरी दीदार कर लो। ईशा ने उसे समझाया तो वो कदरे खुद को संभाल चुकी थी। और फिर कुछ ही देर में उनकी साहिवाल से लाहौर की फ्लाइट थी। वो अपने बड़े ताया के साथ शाह मेंशन में दाखिल हुई, जहां उसके नाना की मैयत को गुस्ल दे के सब आखिरी दीदार कर रहे थे। मन्नत की आंखें अश्कबार थीं, लेकिन वहां मौजूद सभी की आंखों में बनावटी आंसू थे। कलमा शहादत की आवाज पे मैयत को उठाया गया। जनाजा ले जाते मन्नत को लगा उसका दिल भी साथ चला गया। नाना जान, मुझे आपके पास आना है हमेशा के लिए। तो पुत्र आ जा, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? आप ताया जान से बात करें ना, वो मुझे आपके पास भेज दें। अरे उठो, अब क्या सोचने लगी? उसके ताया ने उसे ख्यालों में खोया देखा तो थोड़ा सा भड़के। जी। वो उन्हीं कदमों पे उठ खड़ी हुई। हमें इजाजत दें। ताया जान ने बड़े मामू से कहा तो उन्होंने लब भींचे। बड़े मामू के घुटनों में दर्द की वजह से वो जनाजे पे नहीं गए थे और उसके ताया को वापसी की जल्दी थी, वो भी जनाजे में शरीक ना हुए। अरे क्या बात है शहबाज, अभी तो आए हो, बच्ची को थोड़ी देर रहने दो यहाँ। बड़े मामू ने मन्नत का चेहरा देखते नरम लहजे में कहा। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। सदा की शरारती और नटखट इस वक्त अपने नाना की डेथ की वजह से बिल्कुल चुप हो गई थी। वही तो उसके सब कुछ थे, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, गमगुजार। अब वो अपने दिल की बातें किससे करेगी? जनाजा हो गया है, अब कहानी खत्म। हमें देर हो रही है, जाना है। अपने रिश्तेदारों से बात करते वो बड़े मामू को दो टोक अंदाज में बोल गए। भाई साहब, अगर थोड़ा सब्र रखें तो अंदर आके मेरी बात सुन लें। बड़े मामू ने मौका की मुनासिबत से मेहमानों का ख्याल करते हुए कहा तो शहबाज साहब उनके साथ एक कमरे में चले गए। मन्नत, यहाँ आओ हमारे पास। उसकी बड़ी मुमानी ने उसे पुकारा। उनके लहजे में ढेर सारी मिठास महसूस करते मन्नत चौंकी। धीरे धीरे उनके करीब आई। रंग रूप तो बहुत प्यारा है तुम्हारा, सारी अपनी माँ पे गई हो। वो बहुत खूबसूरत होती थी। हाय अल्लाह जन्नत नसीब करे उस बेचारी को, बहुत जुल्म सहे हैं उसने ससुराल वालों के। बड़ी मुमानी हमदर्दी कर रही थी और मन्नत को लगा उन्होंने हमदर्दी में पीएचडी कर रखी है। खैर, कमजोर बहुत हो, उम्र क्या हो गई है तुम्हारी? मुमानी ने उसका नौखैर सरापा देखते मन ही मन में सराहा। जी 20 साल। बिना झिझके वो बोली। अभी वो शायद मुकम्मल उस तौब से वाकिफ नहीं हुई थी।
वो कभी यहाँ आई जो नहीं थी। नाना से हमेशा फोन पे राब्ता रहा या वही आकर मिल जाते थे। उन्होंने उसे यहाँ आने से सख्ती से मना किया हुआ था। अब उनकी डेथ की वजह से वो यहाँ आई थी। 20 साल? लेकिन देखने में तो तुम 16 की लग रही हो, है ना पलवशा? साथ बैठी खातून से तस्दीक चाहिए। ना तुम्हारी वो ताई तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? कितनी कमजोर हो तुम। अब की बार तनसन कहा। नहीं, मैं छोटी बच्ची नहीं हूं कि वो मेरा ख्याल रखे। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अपने कंधे पे दुपट्टा सही करते हुए पूरे एतमाद से बोली थी। उसकी बात पे सभी वहां बैठी खवातीन उसे दीदे फाड़े देखने लगी। मन्नत को उनसे उलझन होने लगी थी। अगर आपके सवाल जवाब खत्म हो गए हों और आप सबका देखना तो मैं जाऊं? सुंदर माथे पे 2 बल डाले पूछती वो सुनहरे बालों वाली बारबी डोल अपनी तीखी जुबान से उन सब की बोलती बंद कर गई। उफ, जुबान की बहुत तीखी है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। बड़ी मुमानी ने मन्नत के जाते ही अपनी राय का इजहार मुंह टेढ़ा करके किया तो पलवशा ने अपने चेहरे को ढांप लिया। हंसी जो आ गई थी। और मैयत वाला घर था, अब सबके सामने हंस के बेइज्जती थोड़ी करवानी थी। कहने को उनके ससुर ही फौत हुए थे, लेकिन मोहब्बत और इज्जत कितनी थी तकरीबन सभी जानने वाले अच्छे से जानते थे। काफी वक्त गुजर गया, जनाजा पढ़ के मर्द वापस आ गए थे और अब सबका रुख बैठक की जानिब था, जहां उनका पोता वीर शाह सऊदिया से अर्जेंट अपने प्राइवेट जेट पे आया था। पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखते ऐन जनाजे के वक्त वो कब्रिस्तान पहुंचा था और अब सबके साथ घर आया था। उसकी रौबदार पर्सनैलिटी देख सभी गंग रह गए थे। सभी उसके आगे पीछे हो रहे थे, जबकि उसे अपने दादा की यूं अचानक डेथ का शौक लगा था। उफ, ये ताया अब्बू अंदर बैठ के बड़े मामू को कौन सी कहानी सुनाने लगे हैं। इतनी देर हो गई है, ये बाहर क्यों नहीं आ रहे? मन्नत का दिल वहां से उचाट हो गया था। यहाँ का कोई फर्द अब तक उसे अच्छा नहीं लगा था। मन्नत, आके खाना खा लो। एक लड़की ने आके उसे पुकारा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मन्नत ने सहूलत से इनकार कर दिया। तुम्हारी मर्जी। वो कंधे उचका के वापस चली गई। सभी औरतों के लिए खाने का एक अलग हॉल में इंतजाम किया गया था और अब सभी वहां खाना खा रही थीं, जबकि मन्नत सब कुछ नजरअंदाज किए गार्डन में बैठी अपने नाना को याद कर रही थी। उसके लबों पर आयात का विर था जो अपने नाना के लिए पढ़ रही थी। तुम्हारी ताई नहीं आई? ना कोई और औरत? अच्छा बंदा पूछे, मैयत वाला घर था, आ जाती। ऐसा भी क्या नखरा? छोटी मुमानी ने उसके पास बैठते नखुवत से कहा। उनकी मर्जी। मुख्तसिर जवाब पे मुमानी सुरैया का मुंह बना। खैर, हमें क्या, दुनिया वाले ही बातें करते हैं। सुनो, हमें क्या भाई? वो हाथ नचा के बोलती कुर्सी के साथ टेक लगा गई। मन्नत ने इस बार कोई जवाब ना दिया। वैसे तुम्हारे साथ कैसी हैं? अच्छी हैं या आम रिवायती ताइयों की तरह हैं? ताई जान, हीरा ने आके उन्हें चौंका दिया। हाँ, क्या है? वो गुस्से से बोली। अम्मी कह रही हैं अंदर आए। वो उनके डांट के बोलने पे धीमा सा मिनमिनाई। एक तो तुम्हारी माँ को जरा जो सुकून हो, हर वक्त तुम्हें मेरे पीछे लगाया होता है। वो गुस्से से उठी। आप इसकी ताई हैं? मन्नत ने झट से रोक के पूछा। हाँ, वो नासमझी से बोली। मेरी ताई भी आप ही की तरह है। मन्नत के जवाब पे वो लाजवाब होती फौरन अंदर की जानिब बढ़ गई। मन्नत सर झटकती अपने मामू का इंतजार करने लगी, जो खुद तो बाहर ना आए लेकिन उसे अंदर बुला लिया। जी ताया जान। उसके ताया कितने ही सख्त क्यों ना थे, लेकिन वो अपने ताया की दिल से इज्जत करती थी, सिर्फ अपने बाप की वजह से कि वो उनके बड़े भाई थे और उसे ताया में अपने बाप की शबीह नजर आती थी। बैठो। उन्होंने दरवाजा बंद करते ही उसे बैठने का इशारा किया, जैसे कोई राज की बात करने जा रहे हों। देखो बेटा, जाने वाले चले जाते हैं, पीछे रह जाने वालों को दुनिया के साथ भी जीना पड़ता है और चलना भी पड़ता है। उसके मामू ने बात शुरू की तो मन्नत खामोश हो रही। अब देखो ना, तुम्हारे नाना इतनी बड़ी जायदाद के मालिक थे और यह जायदाद वारसों को मिलनी चाहिए। वो बहुत धीमे से बोल रहे थे। सॉरी मामू जान, आपकी बात का मतलब नहीं समझी। वो जो दुख में बैठी थी, मामू के मुंह से जायदाद का सुनकर बुरी तरह दिल बर्दाश्ता हुई। अभी उसके नाना को दफनाए एक दिन भी नहीं गुजरा था और उनकी जायदाद का बंटवारा होने जा रहा था। बेटा, सब समझ आ जाएगा। अभी बस इतना समझ लें कि आपके नाना एक फूल भुलैया छोड़ गए हैं, जिसमें से हम सबको गुजरना है। मुश्किल है, नामुमकिन है। बड़े मामू अब की बार जरा सा मुस्काए। मन्नत को उनकी मुस्कान जहर लगी। टांगे उनकी भी कब्र में हैं, बजाय अल्लाह अल्लाह करने के दौलत जायदाद की पड़ गई।
दिल ही दिल में मन्नत ने उन्हें बुरा भला कहा। आज रात आप यहीं शाह मेंशन में बतौर मेहमान रहेंगी। कल वकील आएगा तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। उनका अंदाज वही नरम खो था। वकील बात, मन्नत फिर गड़बड़ाई। मन्नत अभी के लिए इतना बहुत है, कल तक का इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं वकील क्या कहता है। ताया अब्बू की बात पे वो दिल महसूस के रह गई। उनको जवाब नहीं दे सकती थी। आपके रुकने का बंदोबस्त करवा दिया है, मैं मुलाजिम से कह के आपको आपके रूम्स तक पहुंचा देता हूँ। बड़े मामू ने वहीं दीवार में नस्ब एक बटन प्रेस किया तो उससे बेल बजी। थोड़ी देर में एक मुलाजिम वहां आनवारिद हुआ। हद तेरे की, मन्नत ये देखते इम्प्रेस हुई। ताया अब्बू और वो दोनों एक साथ बाहर निकले। देखो मन्नत, तुम अंदर जनान खाने में रहोगी औरतों के साथ, और किसी के साथ ज्यादा फ्री गप लगाने की जरूरत नहीं, और ना ही किसी को अपना हमदर्द समझना। सबसे बच के रहना यहाँ। सुबह होते ही वकील की वसीयत सुनकर हम यहाँ से चले जाएंगे। ताया अब्बू उसे तफसील से समझा रहे थे। वो उस बात में सर हिलाती जनान खाने के जानिब बढ़ गई। अरबाज शाह के 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे मुकर्रम शाह, छोटे खुरम शाह और सबसे छोटे असलम शाह थे। बड़े बेटे मुकर्रम शाह की बीवी अलीना शाह थी। उनकी पहली बीवी की डेथ हो गई थी। उनमें से उनका एक बेटा था वीर शाह, जो पाकिस्तान से बाहर सऊदिया में ही अपने सगे मामू के पास रिहाइश पजीर था। मुकर्रम शाह ने अलीना से दूसरी शादी की तो उनकी उनमें से 2 बेटियां थीं, लीजा और फिजा। खुरम शाह की बीवी सुरैया बेगम थी और उनकी बेटियां निदा और रिदा थीं। असलम शाह की बीवी पलवशा थी और उनको भी अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा था, हीरा। अरबाज शाह की एक ही बेटी थी, नरगिस, जो कि खानदान से बाहर ब्याह ही गई थी। उनकी शादी उनकी पसंद से हुई थी, खानदान से बाहर, जिसकी वजह से बाप ने तो नाता न तोड़ा, लेकिन भाइयों ने आना जाना नहीं रखा। उनको अपने शाह होने पे बहुत गरूर था, जिस वजह से वो बहन से कता ताल्लुक कर गए। नरगिस और जावेद साहब की एक ही बेटी थी मुंतशा, जो अपने नाना की चहेती थी। एक हादसे में माँ बाप दोनों ही का साथ छूट गया था। गर्ज वीर शाह ही अरबाज शाह का जानशीन था और उनकी दौलत का वारिस। अपने दादा का चहीता, वो भी सिर्फ उनसे फोन पे ही राब्ता रखे हुए था। पाकिस्तान आने का एक बार ही इत्तफाक हुआ, वो भी 8 साल पहले, जब उसके दादा का बाईपास हुआ तो वो आया था। वो इस वक्त 20 साल का था और खूबसूरती में पूरे खानदान में मशहूर हुआ था, लेकिन वो रिजर्व सा किसी से बात नहीं करता, यहाँ तक कि अपने बाप से भी बस जरूरत की ही बात करता। अपनी सौतेली माँ और बहनों से भी बिल्कुल बातचीत न थी उसकी। अपने दादा की सेहतयाबी के 2 हफ्ते बाद वो वापस सऊदिया चला गया और आज वो 8 साल बाद पाकिस्तान आया था उनकी वफात पे। उसकी खूबसूरती और उसका कद काट देख के खानदान की अक्सर लड़कियों की नज़र उस पर पड़ी और वो उस पे दिल हार गई, जबकि सर फहरिस्त तो उसकी दोनों चचियां थीं, जिनका दिल था कि वो उनकी किसी बेटी को अपना जीवन साथी बना ले। अब इंसान तो बहुत कुछ सोच के रखता है, लेकिन होता तो वही है जो रब को मंजूर होता है। बाबा, आपको ऐसा क्यों लगता है मुझे जायदाद में इंटरेस्ट है? वीर शाह आधी रात को मुकर्रम शाह के कमरे में बैठा उनसे बहस कर रहा था। बेटा, बात को समझें, अगर वसीयत कल ना खुली तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आप किस तरह के मसले की बात कर रहे हैं? वीर शाह ने उनकी जानिब स्पॉट अंदाज में देखा। यार, आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? आपके दादा ने बहुत पेचीदा किस्म की वसीयत बनाई है। करोड़ों की नहीं, अरबों खरबों की जायदाद है, जमीनें हैं, बैंक बैलेंस है, सब कुछ हाथ से चला जाएगा और ये सब हमारा जद्दी पुश्ती है, हम वारिस हैं इसके। तो मुझे क्यों रोक रहे हैं? वीर शाह अपनी जगह से उठते बेजारी से बोला। क्योंकि वकील ने साफ कहा है कि वसीयत के वक्त आपको वहां मौजूद होना लाजमी है, वरना वसीयत नहीं खुलेगी और सब कुछ 1 हफ्ते के अंदर ट्रस्ट में चला जाएगा। उनकी बात पे वीर शाह ने गहरा सांस भरा। कब तक आएगा आपका वकील कल? मुझे वापस भी जाना है, पूरा बिजनेस रुका हुआ है मेरा। वीर शाह उकताए लहजे में बोला। कल दिन के वक्त आ जाएगा। मुकर्रम शाह खुश हो गए। वो उस बात में सर हिलाता बाहर निकला कि उसी वक्त किसी नस्वानी वजूद से बुरी तरह टकरा गया। उसके हाथ में शायद पानी का जग था, उसी के हाथ से डगमगाया, लेकिन पकड़ मजबूत रखी। पानी सारा छलकता बाहर उछला था और टकराने वाले के ऊपर भी गिरा।
वो टकराती पीछे गिरने लगी थी कि एक हाथ से सामने वाले का कंधा दबोचा। वीर शाह ने भी उसको कमर से थामे गिरने से बचाया। जग से पानी उलटता उस लड़की के चेहरे पे गिरा। वो सुनहरी आंखों वाली लड़की आंखें मैचे धड़कते दिल के साथ हवा में मुअल्लक रह गई। वीर शाह ने उसे दोनों हाथों से थाम रखा था। अगर वो उसे छोड़ता तो वो सीधी जमीन बोस हो जाती। पास से गुजरती पलवशा मुंह में उंगली डाले ये मंजर देखती रह गई। मन्नत ने धीरे से आंखें खोली। अपने सामने एक मजबूत जवान मर्द को देख उसके ओसान खता हुए। एक हाथ जग पे, दूसरा उसके कंधे को दबोचे हुए था। छोड़ो मुझे, वो अपनी हालत देख दांत पीसते गुर्राई। उसकी बात सुनता वो जो उसके रंग रूप का स्कैन कर रहा था फौरन होश में आया। देख लो, छोड़ा तो सीधा जमीन बोस हो जाओगी। एक आइब्रो अचकाते वीर शाह ने उसे कहते डराया। प्लीज। अब की बार वो नीचे वाला होंठ बाहर निकाले मिनमिनाई। वीर शाह ने एक झटके से उसे अपनी जानिब खींचा। वो सीधा उसके कुशादा सीने में आन समाई। मन्नत का दिल धक से रह गया। झटके से उससे दूर हुई। ये क्या बदतमीजी है? अपने कपड़ों को गीला देखते वो दुपट्टा ठीक करने लगी। यही सवाल मेरी तरफ से है। बंदा जब किसी के घर आता है तो थोड़ा लिमिट का मुजाहरा करता है। आधी रात को जिन भूतों की तरह इधर उधर चक्कर नहीं लगाता। वीर शाह ने उसकी अच्छी खासी तबीयत साफ की। मुझे क्या पता था ये जिन भूतों का घर है। मैं तो इंसानों का घर समझ के आई थी। मुझे नहीं पता था नाना अबू ने जिन भूत भी पाल रखे हैं। मन्नत ने उसके मुड़ने पे अच्छा खासा तंज करते उसकी चौड़ी पुश्त को देखा। वीर शाह ने रुख मोड़ के उसे घूरा। उसके माथे पे बल पड़े, जबकि वो एक झटके से मुड़ती मुंह बना के वहां से चली गई। वीर शाह सर झटकता अंदर बढ़ गया। ये क्या बात हुई? वसीयत से पहले खत? कैसा खत है ये? वकील दाऊद की बात पे मुकर्रम शाह के माथे पे बल पड़े। ये वसीयत से पहले का खत है जो अरबाज शाह ने मुझे पढ़ने को कहा था। उसके मुताबिक वसीयत पढ़ी जाएगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे पढ़ लूं? अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए पूछा गया। उस वक्त रूम में शहबाज साहब, मुकर्रम शाह और मंतशा थे। बाकी किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। वीर शाह का यहाँ होना बेहद जरूरी था। वो कब्रिस्तान गया था, वहां से अभी तक लौटा नहीं था। उसके आने का वेट हो रहा था, लेकिन वसीयत से पहले खत का सीन आ गया। सभी को तजस्सुस ने आन घेरा। क्या अंदर बैठे लोग, क्या बाहर बैठे? आप खत पढ़ें, वीर शाह आ जाएंगे वसीयत तक। मुकर्रम शाह ने स्पॉट अंदाज में कहा तो वकील साहब ने खत खोला। जैसे जैसे वो पढ़ते गए वैसे वैसे मन्नत का दिमाग भग से उठता गया। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नाना जान ऐसा नहीं कर सकते। उस सऊदिया के लिफंटर को मेरे साथ नहीं बांध सकते। जरूर खत में कुछ गड़बड़ हुई होगी। वकील अंकल जरा ध्यान से पढ़े ना। मंतशा ने दाऊद साहब से कहा कि उसी लम्हे सूटेड बूटेड निक सिक से तैयार वो रूम में दाखिल हुआ। मंतशा ने दांत कचकचाए, जैसे दांतों में उस लंबे लंगूर की गर्दन हो। ढेरों नाम वो वीर शाह को दे चुकी थी और आज उन नामों में इजाफा हो रहा था। अरबाज साहब की वसीयत के मुताबिक आप दोनों को निकाह करना होगा 1 हफ्ते के अंदर, वरना किसी एक के भी इनकार की सूरत में आप दोनों को उनकी जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी और ना ही आपके रिश्तेदारों में से किसी को कुछ मिलेगा। दाऊद साहब ने चश्मा दुरुस्त करते कहा, बल्कि सारी जायदाद मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगी। दाऊद साहब की इस बात पे मंतशा ने घूर के उन्हें देखा। वीर शाह की भी हालत इस वक्त मंतशा से हट करना थी। वो सऊदिया से अर्जेंट अपने प्राइवेट जेट पे इसलिए नहीं आया था कि सामने बैठी लड़की का तोक गले में डाल ले। मेरी तरफ से सारी जायदाद आप तोहफे में रख लें। वीर शाह हुक्म का इक्का फेंकता अपने ग्लासेस आंखों पे लगाए बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। लिफंटर कहीं का। मंतशा के अल्फाज सुनता वो ठटका था और रुख पलटे उस चटांग भर लड़की को देखा जो बमुश्किल उसके सीने तक आती थी। वकील साहब आप चाहें, आपसे कल बात होगी। मुकर्रम शाह उन दोनों को लड़ता देख वकील साहब से बोले। वो मायनी खेजी से मुस्कुराते बाहर निकल गए, जबकि वो चारों गहरी सोच में पड़ गए। ताया अब्बू, मैं मन्नत फिर से बोलने लगी कि शहबाज साहब की घूरी की वजह से उसकी जुबान को ब्रेक लगा और वो सर झुका गए। बाबा आज वापसी है मेरी। वीर शाह एक सख्त घूरी मंतशा पे डालता बाप से बोला। वीर आप मेरे रूम में चलें, कुछ काम है आपसे। मुकर्रम शाह ने संजीदगी से कहा तो वीर शाह उनकी बात सुनता बाहर निकला। उनके अब्बा हजूर उन्हें अच्छा खासा फंसा गए थे।
मेरा ख्याल है इस बारे में ठंडे दिलो दिमाग से सोचना चाहिए, वरना सारी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। मुकर्रम शाह शहबाज साहब के कान में सरगोशी करते एक नज़र मंतशा को देखते बाहर निकल गए। जायदाद का लालच तो उनके दिल में आन समाया था, लेकिन बीवी से मशवरा किए बिना वो कोई कदम नहीं उठा सकते थे। चलो चले, काफी देर हो गई है, उन्होंने मंतशा से कहते बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, जबकि वो उनके चेहरे से कुछ अखज़ न कर सकी उनका क्या इरादा है, और फिर वो खामोशी से वापस लौट आए। 2 दिन यूं ही गुजर गए। शहबाज साहब का मुकर्रम शाह से फोन पर राब्ता था, और अब वो अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रहे थे जिससे मंतशा फिलहाल अनजान थी। फिर क्या सोचा आपने? रजिया बेगम ने खाना शहबाज साहब के सामने रखते राजदारी से पूछा। बात हुई थी मेरी मुकर्रम शाह से, वो इस रिश्ते के हक में हैं, वो भी यही चाहते हैं कि मन्नत और वीर शाह की शादी हो जाए। ना आप मुझे ये बताएं, ईशा मन्नत से बड़ी है, पहले हक उसका है। आप मुकर्रम भाई से बात करें, ईशा और वीर शाह। पागल हो गई हो, अरबाज शाह की नवासी मन्नत है, ईशा नहीं। शहबाज साहब ने उन्हें घर कहा। अब ये भी खूब कही आपने। रजिया बेगम बुरा मान गई। तो मन्नत ही की शादी होगी। मुझसे मुकर्रम शाह ने बात की थी, वो चाहते हैं कि कल ही वो निकाह के लिए आ जाएं, तो मैंने भी हाँ कर दी। अरे सब इतना जल्दी कैसे होगा? वो एक बात बताएं, निकाह के बाद तो मन्नत की रुखसती हो जाएगी, वहां उसके साथ क्या होता है क्या नहीं हमें क्या पता चलेगा। और अगर उन्होंने मन्नत से किसी पेपर पे साइन करवा के सारी जायदाद अपने नाम करवा ली तो? रजिया बेगम की बात पे शहबाज साहब गहरा मुस्कुराए। ऐसा नहीं होगा, मन्नत की अच्छी खासी ब्रेन वॉशिंग करके भेजूंगा, और वसीयत तो मेरे सामने ही खुलेगी मेरी मौजूदगी में। वहीं सब क्लियर हो जाएगा कौन जायदाद का असल वारिस है। और वैसे मुझे लगता है मन्नत के नाना ने मन्नत के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, यकीनन अच्छी खासी जायदाद मिलेगी उसे। बस ये निकाह हो जाए, फिर हम भी करोड़पति बन जाएंगे। शहबाज साहब खुशी से बोले। अल्लाह करे जैसा सोच रहे हैं आप वैसा ही हो सब। रजिया बेगम भी शोहर के साथ बहुत खुश थी इस बात से। मुकर्रम शाह की शहबाज साहब से बात होते ही वो लोग निकाह के लिए लाहौर से साहिवाल आए। इस सब के दौरान वीर शाह किस तरह सब्र किए बैठा था ये वही जानता था, बल्कि मुकर्रम शाह ने उसे किस तरह शादी के लिए राजी किया था मुकर्रम शाह या उनका अल्लाह ही जानता था। दूसरी तरफ मंतशा को उसके ताया ने साफ लफ्जों में अपना फैसला सुनाया था और साथ समझा भी दिया था कि उसने किस तरह शादी को लेके चलना है। वो अपने ताया के सामने मजबूर हो गई। दौलत के लालच ने उसके ताया की समझ बूझ को खत्म कर दिया था। निकाह बहुत खामोशी और सादगी से हुआ था। अभी अरबाज शाह के इंतकाल को 4 दिन ही हुए थे, इसलिए कोई शोर शराबा हल्ला गुल्ला ना किया गया। इसी तरह रुखसती भी बहुत सादगी से की जा रही थी। मंतशा का दिल ही ना चाहा कि वो किसी से गले लग के रोए। उसे बहुत दुख हुआ था अपने ताया की इस बात से। उन्होंने उसे दौलत के लालच में सऊदिया के एलिफेंटर के साथ बांध दिया था, लेकिन अब उसकी किस्मत में यही था। उसने किस्मत का लिखा कबूल कर लिया था, पर ताया की बात सुन के उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मन्नत, इस शादी को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। मेरी बात हो गई है तुम्हारे मामू से, ना ही वो इस शादी को आगे बढ़ाएंगे ना हम। ये सिर्फ तुम्हारे नाना की वसीयत की शर्त को पूरा करने के लिए निकाह हुआ है, इसलिए इस निकाह को सर पे सवार ना करना, क्योंकि जिस तरह खामोशी से ये हुआ है इसी तरह खामोशी से ये खत्म भी हो जाएगा। अपने ताया की इस बात पे वो कुर्ब से आंखें मैच के रह गई। मतलब सब एक खेल खेल रहे थे, एक चाल चल रहे थे। उस वसीयत को खुलवाने के लिए ये निकाह हुआ था, उसके बाद ये निकाह खत्म। मतलब वीर उसे तलाक दे देता। मन्नत का दम घुटने लगा था। उसका जी चाहा वो कहीं दूर भाग जाए। दुनिया कितनी मतलब की थी, आज उसे एहसास हो रहा था। रुखसती के वक्त मुकर्रम शाह और शहबाज साहब की आपस में कान में बहुत सी बातें हुई और फिर एक दूसरे को गले लगाते दोनों खुश दिखाई दिए। आप लोग आ जाइए, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। वीर अपनी घड़ी पे वक्त देखता बाहर निकल गया तो बाकी भी मन्नत को लिए बाहर निकले। मन्नत ईशा के गले लगते अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। एक वही तो थी उसकी अपनी, उसकी करीबी, उसका साथ भी आज छूट रहा था। वीर शाह की गाड़ी में उसे बिठाया गया जो वो खुद ड्राइव कर रहा था। बाकी लोग भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे थे। वो पिंक कलर के हल्के
काम वाले सूट में बिना किसी मेकअप और ज्वेलरी के साफ शफाफ चेहरे के साथ बैठी थी। अलबत्ता महरून कलर की बड़ी सी शॉल जो बेइंतहा खूबसूरत थी, उसके हाले में उसका चेहरा जगमगा रहा था। वीर शाह ने गाड़ी को रोड पे डालते एक सरसरी निगाह उस पे डाली, जिसके चेहरे पे उसके हुस्न की रौनक वाज़िया दिखाई दे रही थी। चेहरा ढांपो अपना, सख्ती से कहते वो ड्राइविंग कर रहा था। मन्नत को लगा उसने कुछ गलत सुना है। हैरत से सवालिया अंदाज से उसे देखा। सुना नहीं क्या बकवास की है मैंने? वो भड़का था। बात करो तो सुनूंगी ना, बकवास को कौन सुनता है? मन्नत ने मुंह टेढ़ा करते नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम ऐसे नहीं सुनोगी। वीर शाह एक तरफ गाड़ी रोकते उसकी जानिब मुड़ा। मन्नत का दिल धक से रह गया। उसकी शाल से उसके चेहरे को ढांपा। हम शाह हैं, ये मत भूलो। शाह अपनी इज्जत को किसी को नहीं दिखाते, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारा चेहरा आज के बाद कोई मर्द न देखे। वो रोबदार लहजे में कहता दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर गया। रियली वीर शाह, लेकिन इस रिश्ते की टाइम लिमिट तो बहुत कम है। तब तक मंतशा अपना चेहरा सब मर्दों से छुपा लेगी, और जब टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी फिर मंतशा फिर से आज़ाद हो जाएगी। मन्नत ने एक एक लफ्ज पे जोर देते कहा। उसकी बात पे वीर के लब भेंचे। वो समझ गया था वो क्या कहना चाह रही थी, लेकिन फिलहाल उसने खामोश रहना मुनासिब समझा। वो इस वक्त गाड़ी में किसी किस्म की बहस अफोर्ड नहीं कर सकता था, बल्कि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी दुल्हन को कोई देखे, इसलिए ऐन वक्त पे ड्राइवर को भी गाड़ी से नीचे उतार दिया और खुद ड्राइविंग सीट पे आ गया। वीर शाह, जिसने इस निकाह के लिए अपने बाप के सामने हामी सिर्फ इस शर्त पे भरी थी कि वसीयत के बाद वो इस निकाह को ख़त्म कर देगा, पर अब उसे लग रहा था वो ये नहीं कर पाएगा। निकाह के दो बोल ने उसके अंदर के जज्बात को भी बदल दिया था। सारा रास्ता खामोशी से कटा। गाड़ी घर में एंटर हो रही थी। इस वक्त शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। मन्नत तो उसका दिल चला के मज़े से सीट पे लेटने वाले अंदाज में सो गई थी। अब गाड़ी रोकते वीर ने उसकी जानिब देखा, जो सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। उसे जगाने की बजाय वो खुद गाड़ी से उतरा। क्या हुआ बेटा? मन्नत क्यों नहीं उतरी गाड़ी से? मुकर्रम शाह और दीगर फैमिली मेंबर भी वहां अपनी अपनी गाड़ियों से उतरते जमा होने लगे थे। आप लोग चले, मैं उसे ले आता हूँ। वीर ने कमर पे हाथ बांधे कहा तो मुकर्रम शाह सबको लिए अंदर की जानिब बढ़ गए। वीर उन सब के जाने के बाद गाड़ी का दरवाज़ा खोले, धीरे से मन्नत पे अच्छे से शाल उड़ा के उसे अपनी बाहों में उठाए वो अंदर की जानिब कदम बढ़ा गया। सभी लॉन में इकट्ठे हुए थे। वीर सबको नज़रअंदाज करता मंतशा को अपने रूम में ले गया। सबकी नज़रों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया था। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा बड़े शाह जी। अलीना शाह की जुबान धीरे से खुली तो मुकर्रम शाह लब भेंच के रह गए। वो खुद भी नहीं चाहते थे कि मंतशा उनके घर की बहू बने, लेकिन वसीयत और जायदाद की वजह से वो ये कदम उठाने पे मजबूर हो गए थे। सबको अपने अपने कमरों की जानिब जाता देख मुकर्रम शाह भी अलीना शाह के हमरा गहरी सोच में घिरे अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। सुबह ही उन्होंने वकील को बुलवाया था ताकि वसीयत वाला काम मुकम्मल हो जाए। वीर शाह जैसे ही रूम में आया, मन्नत को बिस्तर पे लिटाते उसने दरवाज़ा लॉक किया और सीधा बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी से शावर लेता वो खुद को बावर करवा रहा था कि लड़की सिर्फ एक रात की बीवी है उसकी। कल वसीयत खुलते ही निकाह का यह खेल खत्म हो जाएगा और वो वापस चली जाएगी, लेकिन इस सब के बावजूद उसका दिल राजी ना था। वो यही जिद लगा रहा था, अब वो इसके निकाह में थी, वो उसे नहीं छोड़ सकता था। मन्नत सिर्फ वीर की है। शावर का पानी चेहरे पे डालते अपनी आंखें मौन गया, पर फिर चेहरा एक तरफ करते गहरे सांस भर गया। मैं उस लड़की को कहीं नहीं जाने दे सकता। शाहों का खून दौड़ता है रगों में, अपनी इज्जत बना के बेमौल नहीं कर सकता मैं। एक फैसला लेता वो बाहर निकला। उसी वक्त मन्नत ने कसमसा के आंखें खोली। अंगड़ाई लेते झट से उठ के बिस्तर से नीचे उतरी और वीर शाह की जानिब देखा। वो बाथरोब पहने बाहर आया था, जबकि टॉवल से वो बाल खुश्क कर रहा था। उसका सिक्स पैक बरहना चटानी सीना देखते मन्नत के गले में गिल्टी उभर के मादूम हुई। वो बैठ के एक तरफ खड़े उसे ही यकटक देखे जा रही थी। उसके इस तरफ देखने पे वीर गहरा मुस्कुराया और उसकी जानिब पेशकदमी की। वो घबरा के 2 कदम पीछे हटी, लेकिन वीर ने हाथ में पकड़ा टावल उसकी गर्दन के गिर्द लपेटे अपनी जानिब खींचा। कहाँ? दूर क्यों हो रही हो मुझसे? मायनी खेजी से बोलता वो उसे अपने करीब खींच गया। अपने दोनों हाथ उसके सीने पे रखते खुद को उसके साथ
टच होने से बचाया, लेकिन उसके दोनों हाथों को अपने बरहना सीने पे महसूस करते वीर शाह का दिल जोरों से धड़का। पहली बार किसी लड़की ने उसे यूं छुआ था और उसका छूना समुद्र में तूफानी का बायस बना था। खींच के उसे अपने सीने में भेजा। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मन्नत छटपटाई। क्या मतलब? क्या कर रहा हूँ? तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। आज की रात तुम्हें जी भर के महसूस करना चाहता हूँ। वो उसे लिए बिस्तर पे गिरा, बरकरार न रख पाई और सीधा उसके साथ बिस्तर पे गिरी। क्या बदतमीजी है ये? लीव मी। मन्नत ने अब की बार गुस्से से उसके ऊपर से उठना चाहा, जो दोनों बाजुओं का घेरा उसके गिर्द बना गया था। उसके जिस्म पे पानी की नन्ही नन्ही बूंदें मन्नत का दिल बुरी तरह लरसा रही थी। छोड़ने के लिए निकाह नहीं किया। वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाता गंभीर लहजे में बोला, भूले मत, ये निकाह सिर्फ एक रात का है। कल ये निकाह खत्म हो जाएगा। वीर ने गुसीली आंखों से उसे देखते उसके गुलाबी लबों पे उंगली रखी। तुम मेरी हो मन्नत, सिर्फ वीर की। वो खुमारा आलूद लहजे में बोलता मन्नत की सांसें रोके। उसकी यूं बेयकीनी से देखने पे वीर के चेहरे पे मुस्कान उभरी। एक लम्हे में पोजीशन चेंज की थी। अब वो नीचे और वीर ऊपर होते, उसके दोनों तरफ में हाथ रखते उसके चेहरे पे झुका। मन्नत अपने दिल को संभालती अपनी आंखें मैच गई। उसे भी वीर की कुर्बत बुखलाई दे रही थी। वीर ने उसके नर्मो नाजुक गालों पे हाथ फेरा। वो गहरे सांस भर के रह गई। वो चाहकर भी उसका हाथ नहीं झटक पा रही थी। धीरे से उसके सर के पीछे हाथ ले जाते उसका चेहरा ऊपर को उठाया। मन्नत ने बेडशीट को मुट्ठी में दबोच लिया था। मन्नत, ओपन योर आइज, वो धीरे से बोला, लेकिन मन्नत अपने दिल की धड़कनों को संभालती या उसकी कुर्बत को सहती। मन्नत, अब की बार अपना गाल उसके चेहरे के साथ रब किया तो मन्नत ने आंखें खोल के उसे घूरा। वीर के चेहरे पे एकदम मुस्कान ने अहाता किया और फौरन से बेशतर उसके लबों पे झुका। मन्नत का तो दिल ही दहल गया। आंखें फैलाए वो वीर की बंद आंखों को देख रही थी, जो उसके लबों पे झुका उसकी सांसें खींच रहा था। मन्नत ने घबरा के सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वीर ने उसकी सांसें अनहील करते उसे बेबस कर दिया। वो उसके कंधे पे अपने नाखून गाड़ गई, लेकिन वो उसके लबों से लिपटा मदहोश होता सब कुछ भुला गया था। दो आंसू टूट के उसके गालों पे गिरे। वो गहरे सांस लेता, उसका बालाई लब मोहब्बत से छूता जरा सा पीछे हटा और उसके लाल भभूका चेहरे को देखता अपने लब दांतों तले दबा गया। वो गहरे सांस भर रही थी। प्लीज हटें, हटे, मुझे सांस नहीं आ रहा। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। वीर शाह उसकी गर्दन पे लब रखे उसे अपने सांसों से महकाने लगा। मन्नत आंखें मेचे उसका लम्स बर्दाश्त करती रो देने वाली हुई थी। वो इस कदर बेबाक होगा उसे अंदाजा न था। उसके तायाबू ने उसे वीर से दूर रहने का कहा था और साफ लफ्जों में समझाया था कि इस निकाह को हकीकत न समझना। अब वीर की इस पेशकदमी पे वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। कैसे बचाती खुद को? वीर मदहोश होता उसके नौखेज सरापे में गुम था कि यकदम मन्नत ने उसे जोर से खुद से परे झटका। उसकी गिरफ्त हल्की थी, जिस वजह से वो बिस्तर पे एक तरफ को हुआ। मन्नत झट से उठती दूर जा खड़ी हुई थी। आंखों में ढेरों आंसू थे, चेहरा गलाल बना हुआ था और लबों पे वीर के अभी के दिए सुर्ख निशान। उस वक्त वो वीर के दिल पे बिजलियां गिरा रही थी। कि मत आइएगा मेरे, दूर रहे मुझसे, वरना। वो उंगली उठा के वीर को वार्न कर रही थी। वीर शाह का दिमाग भग से उड़ा। आज तक किसी की जुर्रत ना हुई थी कि उसे यूं वार्न कर सके। सामने खड़ी लड़की का इतना हौसला वीर नहीं बढ़ाया था। उसके करीब जाके झटके से उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ जोर से खींचा कि वह सीधा उसके सीने से आन टकराए। 1 इंच के फासले को भी बरकरार ना रखते वो उसके चेहरे को गुस्से से देख रहा था। तुम रोकोगी वीर शाह को? हाँ, तुम? वो गुस्से से फंकारा था। हाँ, रोकूंगी, क्योंकि ये एक दिन की शादी है, बस। सब दौलत का खेल है। पैसों के लिए सब रिश्ते बेचने लगे हैं। हमारा निकाह भी इसी की एक कड़ी है। आज की रात गुजरते ही वीर शाह भूल जाएगा कोई मन्नत भी थी, और इस एक रात की खातिर मन्नत अपनी इज्जत को यूं आपके हाथों बर्बाद नहीं होने दे सकती। सुना आपने? अब छोड़े मुझे। वो उसे दूर धकेलने की नाकाम कोशिशें कर रही थी, जबकि वीर का दिमाग उसकी बात पे मजीद घूमा और उसे बिस्तर पे धक्का दिया। अपने इस छोटे से दिमाग में एक बात अच्छे से बिठा लो मन्नत, वीर तुम्हें अपने हाथों से मार तो सकता हूं, लेकिन छोड़ नहीं सकता, समझी तुम?
गुस्से से भड़कता हुआ वो ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ था। वो उसको छोड़ने की बात कैसे कर सकती थी। वीर ने ड्रेसअप होते कदम बाहर निकाले तो वो बिस्तर पे बैठी आंसू बहा रही थी। चाहूं तो 1 मिनट में तुमसे अपने हक वसूल कर सकता हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें इस एक रात का डर है ना, कि तुम सिर्फ एक रात के लिए यहाँ आई हो। वो अपनी घड़ी पहनता उसको शररबार निगाहों से घूरता बोल रहा था। अब तुम्हारा यह डर खत्म करके ही इसके बाद तुमसे हक वसूल करूंगा, और तब तक तुम खुद मेरे पास आओगी। सुना तुमने? अब की बार वो इतने जोर से धाड़ा कि मन्नत सहम गई। इडियट। वो रुख फेरता आईने के आगे खड़ा अपने बालों को कंघी करने लगा। सऊदिया का लिफंटर, वो मिनमिनाते हुए बोली थी, लेकिन वीर ने उसकी बुड़बड़ाहट सुन ली थी। सर झटकता वो कबर्ड से अपनी जैकेट निकाल के पहनने लगा और फिर खामोशी से कमरे के दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। इस कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, सुबह तक आ जाऊंगा। वो मुड़ के उसे करख्त लहजे में बोला। मन्नत का जी चाहा उससे पूछे वो कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर उसके जाने में ही अपनी आफियत समझती चुपचाप रही। उसके जाते ही उठ के दरवाजा लॉक किया और आईने में खड़े होते अपना सरापा देखा, जो पल में वीर ने अपने रंग में रंग लिया था। उसके खून छलकाते लब आईने में उसे मुंह चढ़ा रहे थे। वो चेहरा छुपाए फूट फूट के रो दी। सारी दुनिया एक जैसी है, मतलब की। नाना जान, ये क्या जुल्म कर दिया आपने मुझ पे, उस सऊदिया के देव के हवाले कर दिया। वो अपने नाना से दिल ही दिल में शिकवा करते बिस्तर पे आके ढह गई। रोते रोते कब उसकी आंख लगी उसे खबर ना हुई। सुबह सादिक के वक्त दरवाजा बजा, लेकिन वो गहरी नींद में थी। वीर को सख्त गुस्सा आया। वो फजर की नमाज अदा करके आया था और मन्नत दरवाजे को लॉक लगाए सो रही थी। अपने गुस्से को जब्त करता वो रूम के बैक साइड पे आता गैलरी से जम करता मुड़ के गैलरी का दरवाजा लॉक कर गया और अंदर विंडो के रास्ते कमरे में आया। विंडो के खुले होने का उसे आज फायदा हुआ था। सामने ही बिस्तर पे लेटी वो ख्वाब हुए खरगोश के मजे लूट रही थी। उसकी दूसरी जानिब आराम से कंफर्टर में घुसता वो तकिए पे सर रखता आंखें मूंद गया। आज का दिन बहुत खास था। आज बहुत अहम फैसला होना था। वो मन्नत की जानिब करवट लेता उसे देखता आंखें मूंद गया। सुबह आंख खुली तो मन्नत वीर की बाहों में थी। उसके हिसार में वो बुरी तरह कसमसाई। पीछे हटना चाहा कि वीर ने उसकी जानिब करवट लेते उसे मजीद खुद में भेजा। छोड़ो लफंटर पास फ्लर्टी। मन्नत को फिर से रात का मंजर याद आने लगा जब उसने उसके लबों पे जुल्म ढाया था। उसके कसमसाने पे वीर गहरी नींद से जागा और उस पे साया फिगन हुआ। क्या बोल रही हो? फ्लर्ट कब किया तुमसे? वो उसके चेहरे के करीब चेहरा लाते खुमार आलूद लहजे में बोला। तुम सही कह रहे हो, फ्लर्टी नहीं ठरकी हो तुम। मन्नत ने माथे पे बल डाले अपनी किलाइयां छुड़वाते तड़क के जवाब दिया। वीर शाह का कहका गूंजा। वो अपने दिल को बुरी तरह दबड़ चुकी थी, जो बार बार वीर शाह की ही हमराही मांग रहा था, लेकिन वो हकीकत पसंद लड़की थी। वो जानती थी ये सब एक ख्वाब था। वो मलीनियर शख्स उसका भी नहीं हो सकता था। तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए क्या हो तुम खुद भी नहीं जानती। लगता है तुम्हारे नाना ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। और वो एक तरफ हो के लेटता उसकी जानिब देखते प्यार से बोला। बताने लायक कुछ होता तो बताते ना। मन्नत थोड़ा ऊपर हो के बैठी। एक यही चीज उसकी बेहिसाब थी, उसका कॉन्फिडेंस। वो कभी खत्म नहीं होता था। वैसे एक बार बताया था उन्होंने कि उनका एक पोता है जो सऊदीया में रहता है और पूरे जहान का लफंटर बाज है। उस जैसा लफंटर बाज पूरी दुनिया में नहीं। अभी उसके अल्फाज मुंह में थे। वीर ने उसे अपने चेहरे पे झुकाते उसके लबों को निशाना बनाया। वो बे आब माही की तरह तड़पी। वो भी अपने नाम का एक था। अपनी तशनगी मिटा के ही पीछे हटा। मेरे सामने अपनी जुबान कम खोला करो। तुम्हारे लब जब हरकत करते हैं तो दिल ऐसी गुस्ताखियों पे आमादा हो जाता है। इन्हें थोड़ा हरकत दिया करो वरना खा जाऊंगा इन्हें। वो उसके लबों पे झुके गहरी किस करता पीछे हटा। मन्नत कान की लुओं तक सुर्ख हुई थी। बेशर्म इंसान। खफकी से उसे देखा। मन्नत वीर उठ जाओ। वीर की जान, आज तो वसीयत का खुलासा होना भी बाकी है। एक पहाड़ है जो सब पे गिरने वाला है। वीर की बात पे मन्नत ने उसे घूर के देखा। क्या मतलब? तुम जानते हो वसीयत में क्या है? उठ के उसके पास आते तजस्सुस से बोली। तुम फिर वही गलती दोहरा रही हो मन्नत वीर। फिर कोई गुस्ताखी सरजद हो गई तो मुझे नए नए अलकबात से नवाजोगी। उसके लबों की जानिब इशारा करते वो गहरी नजरों से उसे देखते अपना ड्रेस कबर्ड से निकालते रुक गया था। मन्नत बुरा सा मुंह बना के पीछे हट गई। वो मुस्कुराता हुआ कहका लगाता बाथरूम में घुस गया।
मन्नत टेढ़ा मुंह करके उसकी नकल उतारते वो वहीं बैठ गए। कितना बेशर्म इंसान है, रात से मेरे होंठों के पीछे पड़ गया है। इतना लिहाज भी नहीं कि नाना जान को गए दिन ही कितने हुए हैं, सभी भूल गए इन्हें। आई मिस यू नाना जान। वो उठ के विंडो के पास आ गई। बाहर खनकी थी, सर्द हवाओं ने सुबह से बसेरा किया हुआ था। आज वसीयत खुल जानी थी, फिर ताया अब्बू मुझे यहाँ से ले जाएंगे। वो दुख से रो दी। क्या खेल ये इश्क ने खेला है, क्या गम का लगा ये मेला है। दिल कल भी मेरा अकेला था, दिल आज भी मेरा अकेला है। हम टुकड़े चुनते फिरते हैं, ये कैसी ठोकर खा बैठे। एक बार फिर वकील साहब शाह हवेली पहुंच गए थे। इस बार उनके हाथ में वसीयत की फाइल थी, जिसे आज वो सबके सामने पढ़ के सुनाने वाले थे। सभी दम सादे उन्हें देख रहे थे, सिवाय वीर शाह के, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मन्नत अपने लब काटती बेइंतहा बेचैन थी। जैसा कि खत के मुताबिक वीर शाह और मंतशा का निकाह हो गया है। अब उस वसीयत को खोलने का वक्त आ गया। वकील दाऊद साहब ने तमहीद बांधी। वसीयतनामा खुला। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। सब उनके हमतन गोश हुए। वीर और मन्नत के निकाह के बाद इस वसीयत के मुताबिक मेरी सारी जायदाद, बैंक बैलेंस, जमीनें, अपना बिजनेस, सब कुछ मैं अपने पोते और उसकी बीवी मन्नत के नाम करता हूँ। ये दोनों मेरी जायदाद के केयर टेकर होंगे तब तक जब तक इनकी औलाद नहीं हो जाती। जैसे ही इनकी औलाद होगी ये सब कुछ उसके बालिग होने पे उसे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर औलाद होने से पहले ही इनकी अलहदगी हो जाती है तो मेरी सारी जायदाद अमीन ट्रस्ट को दे दी जाएगी। वकील साहब ने उन सब की जानिब अपने चश्मे की ओर से देखा। मुकरम शाह और शहबाज साहब के तो होश अब ठिकाने लगे थे। मन्नत ने सटपिटा के वीर की जानिब देखा, जो गाल के नीचे मुट्ठी बनाए रखे बहुत सुकून से वसीयत सुन रहा था। मन्नत के देखने पे उसे एक आंख फेंकी। वो रुख फेर गई, ठरकी। उसके हिलते लबों पे वो अंदाजा लगा गया था उसने क्या कहा है। वकील साहब शायद अब कुछ हिस्सा छोड़ गए हैं वसीयत का। वकील साहब को गहरी सोच में डूबा देख वीर शाह ने उन्हें चौंकाया तो वो अपना चश्मा दुरुस्त करने लगे। वीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सबकी नजरें उस पे टिकी थी। आपने ये तो बताया ही नहीं कि अगर दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाता है या दोनों को, उस सूरत में यह जायदाद का क्या सीन होगा। यही वो बात थी जिसे वकील साहब पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन वीर शाह के पूछने पे अब उन्हें बताना पड़ा था। जी, अगर आप दोनों में से किसी को भी कुछ होता है तो सारी जायदाद दूसरे के नाम हो जाएगी, और अगर दोनों को कुछ होता है तो भी जायदाद ट्रस्ट में जाएगी। मतलब अगर मैं मर जाता हूं तो सारी जायदाद मेरी बीवी को मिलेगी। वीर ने तस्दीक चाही। वकील साहब ने इस बात में सर हिलाया। ये तो गोल्डन चांस है उनके लिए। क्यों शहबाज अंकल? वीर शाह एक गाल से मुस्कुराया, जबकि शहबाज साहब उसे घूरते मुकरम शाह को देखने लगे। ठीक है वकील साहब, आप जा सकते हैं। वीर शाह ने उन्हें रुखसत करते उन सब की जानिब देखा। पहले निकाह का ड्रामा रचाया, अब नई साजिशें रचेंगी। क्यों बाबा, सही कह रहा हूं ना? वीर शाह तलखी से बाप को देखते हुए बोला। सभी ने पहलू बदला। वीर ने मन्नत की जानिब कदम बढ़ाए। मैं फैसला लेने में आज़ाद हूँ, ठीक उसी तरह तुम भी फैसला लेने में आज़ाद हो। अभी इसी वक्त फैसला लो, तुम्हें जो भी फैसला लेना है। वो उसकी आंखों में आंखें डाले संजीदगी से बोला। मन्नत ने एक नज़र अपने ताया अब्बू पे डाली। किसी के प्रेशर में नहीं लेना फैसला, अपनी मर्जी से लो, अपने दिल की सुन के लो। अगर तुम्हें भी जायदाद चाहिए तो यकीनन तलाक का तो सोचोगी भी नहीं, बल्कि मेरे साथ अपना रिश्ता निभा के मुझे रास्ते से हटाओगी, अपने ताया जान के साथ मिलके। वीर शाह की साफ शफाफ बातों पे मन्नत की पलकें नरसी। मतलब वो सब जानता था, लेकिन सारा इल्जाम उस पे कैसे धर सकता था। मन्नत को तप चढ़ी। एक मिनट, आप तो ऐसे मुझे और ताया जान को मोर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं जैसे आप और आपका खानदान दूध का धुला हुआ है। गुस्ताख लड़की, मुकरम शाह गुस्से से बोले। जो बोलना है साफ साफ बोलो। वीर ने बाप की ललकार को नजरअंदाज करते हुए मन्नत से कहा। अगर सुनना ही है तो सुने। मेरे ताया अब्बू के दिल में लालच आपके बाबा ने जगाया। इन्हें क्या पता था किसी वसीयत का। जायदाद आपके बाबा को चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ताया अब्बू से कह के आपका और मेरा निकाह करवा दिया। और आप तो दूध पीते बच्चे हैं ना, जो जोर जबरदस्ती से निकाह करवा लिया आपने। यकीनन आप भी जानते होंगे कि इस निकाह की वजह आपके दादा की और मेरे नाना की वसीयत है।
منت بولتی تو بولتی چلی گئی۔ سبھی اس کی زبان کی تیزی دیکھتے گنگ رہ گئے، جبکہ مسلسل بولنے سے اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتے ویر کے گلے میں کانٹے چبھے۔ منع کیا ہے اس لڑکی کو کم بولا کرے، لیکن اسے بھی شوق ہے لپ کسنگ کا۔ من ہی من میں وہ بڑبڑایا، زبان ہے کہ کینچی جو چلتی جا رہی ہے، کنٹرول کرو اسے ورنہ۔ علینا بیگم غصے سے پھنکاری، کیوں؟ جب اس کے شوہر کو اعتراض نہیں اس کے بولنے پہ تو آپ کو کیا ایشو ہے؟ منت کی بجائے ویر کے جواب پہ سبھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ہاں جی، اور کچھ بولنا ہے یا بس؟ ویر تھوڑا سا اس کے نزدیک ہوا، اپنے ہونٹوں کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی بعد میں سہ سکو۔ منت ویر دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ پیچھے ہٹا، جبکہ اس کا یہ انداز منت کے دل کو بری طرح دھڑکا گیا۔ کسی اور کو کچھ کہنا ہے؟ ویر شاہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ سبھی کی اس کے غصے سے جان جاتی تھی۔ مکرم شاہ کے لیے ان کا بیٹا کتنی اہمیت رکھتا تھا سب جانتے تھے، لیکن اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ صحیح، اب میں بولنے لگا ہوں تو سب سنیں۔ منت ویر کی بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور مجھے اس رشتے کو آخری سانس تک نبھانا ہے۔ شہباز انکل، آپ کو میری بات سے کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دیں۔ ویر شاہ کی ساری باتیں سنتے وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو چکے تھے۔ دولت کی لالچ نے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، لیکن جس کو انہوں نے قربانی کے لیے پیش کیا وہی ان کے حق میں بول کے انہیں ان کی غلطی کا احساس دلا گئے۔ اگر منت اس رشتے کو نبھانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر اس سے رشتے پہ اعتراض ہے تو سوچ سمجھ کے بولیں شہباز انکل، وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ وہ منت ویر شاہ بن چکی ہے، اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ چکا ہے، جو اب میرے مرنے کے بعد بھی جڑا رہے گا۔ یہی میرے دادا جان کی خواہش تھی اور یہی میری خواہش بھی ہے۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے وہ سب کو گنگ کر گیا تھا۔ مطلب منت سے نکاح وہ خود کرنا چاہتا تھا، اور وہ وصیت؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف اور کھل کے کہو۔ اگر تمہیں منت سے شادی نبھانی ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پر یہ سب باتیں کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ مکرم شاہ آج تک بیٹے کو آپ کہتے آئے تھے، لیکن آج اس کی باتوں پہ آپ سے تم کا سفر بآسانی کر لیا۔ صاف صاف سننا چاہتے ہیں تو سنیں۔ دادا جان کی یہ وصیت میری مرضی سے بنی ہے۔ ویر شاہ کی بات پہ سب پہ ایک بار پھر پہاڑ گرا۔ مکرم شاہ اپنی جگہ پہ ڈھہ سے گئے۔ ویر شاہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ دادا جان نے میرے سے زیادہ اپنی نواسی منت کا سوچا۔ انہیں ہمیشہ اس کی فکر رہتی تھی اور وہ چاہتے تھے منت کو مجھے سونپ دیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے یہاں اتنے سازشی لوگ ہیں ان کی اپنی فیملی میں کہ کوئی بھی میرا رشتہ منت سے نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے میں نے دادا جان سے یہ وصیت بنوانے کو کہا، اور جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ وصیت میں جائیداد کے حصول کے لیے آپ نے منت کا نکاح مجھ سے خود کروا دیا۔ ویر شاہ بہت پرسکون انداز میں کہتا ایک سنگل صوفے پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا گیا۔ اس کا مطلب یہ سب تمہاری سازش تھی؟ مکرم شاہ نے بیٹے کو شاک کی نگاہوں سے دیکھا۔ کہہ سکتے ہیں، ویسے میرے مطابق سوچی سمجھی پلاننگ تھی، جو دادا پوتے نے بہت سوچ سمجھ کے کی۔ بہت پچھتاؤ گے تم ویر شاہ، بھولو مت رشتے میں تمہارا باپ ہوں اور تم نے باپ کے ساتھ چال کھیلی ہے۔ اگر تمہیں جائیداد چاہیے تھی تو صاف کہہ دیتے، یہ کھیل کیوں کھیلا؟ مجھے منت چاہیے تھی، وہ ان کی بات کاٹتا بولا۔ منت کا دل اس کی بات پہ دھڑکا۔ وہ جس قدر خود اعتمادی سے اس کا نام لے رہا تھا اسے تو لگ رہا تھا جیسے وہ اسے خرید چکا ہے۔ آپ مانے نہ مانے یہ لڑکی بھی اس سازش کا حصہ ہوگی، علینا بیگم نے نفرت و حقارت سے کہا۔ جو بھی بولنا ہے مجھ سے بولیں، میری بیوی کا یہاں کوئی نام نہ لے۔ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھا وہ سرد آواز میں گرایا۔ شہباز صاحب نے آگے بڑھ کے منت کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ خوش رہو، ہمیشہ آباد رہو، اگر کوئی بھول ہو گئی ہے تو باپ سمجھ کے معاف کر دینا۔ منت نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ نانا کے بعد اپنے تایا سے بے پناہ محبت کرتی تھی، ان کا جھکا سر نہیں دیکھ پائے۔ مجھے خوشی ہے تمہارے نانا نے تمہارے لیے بہت اچھا سوچا اور تمہیں ایک ایسے انسان کو سونپا جو تمہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچا کے رکھے گا، تمہارا خود سے زیادہ خیال رکھے گا۔ شہباز صاحب کو یقین لہجے میں بولے تو منت نے لب بھینچ کے شاہ کو دیکھا، جو بہت بے باکی سے اس کے ہونٹوں کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ دیر ہو رہی ہے، اب مجھے چلنا ہے، فی امان اللہ۔ وہ منت کا سر شفقت سے چومتے مکرم شاہ کی جانب بڑھے۔
وقت رہتے آپ بھی سنبھل جائیں اور اس دولت کا پیچھا چھوڑ دیں. جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہاتھ خالی ہوں گے سوائے اپنے اعمال کے. ہم کچھ نہیں لے کے جا سکتے. تم جا سکتے ہو. مکرم شاہ غصے سے بھڑکے تو شہباز صاحب مسکرائے. اللہ آپ کو بھی ہدایت دے. آمین. وہ رکے نہیں تھے، تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے. افسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، اپنے ہی باپ کو دھوکہ دے دیا. مکرم شاہ بھڑکے. بھائی صاحب بس کریں، جو ہونا تھا ہو گیا. اب اس رشتے کو اپنانے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں، اس لیے دل بڑا کریں. بس. خرم شاہ کی بات پہ انہیں سختی سے گھر کا. یہ میرا اور میرے بیٹے کا بیچ کا معاملہ ہے، کوئی نہیں بولے گا ہمارے بیچ. وہ غصے سے کہتے ویر شاہ کے پاس آگے بڑھے، وہ جو اپنی جگہ پہ کھڑا تھا. تمہیں ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی. اس کی ماں نے خاندان سے باہر شادی کی تھی، اس لیے کبھی اس کو ہم نے وہ مان و درجہ نہیں دیا. ہم شاہ خاندان سے ہیں، اس طرح کسی بھی ارے گہرے خاندان کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے. بابا جان. ویر شاہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچی. منت میری بیوی ہے، ویر شاہ کی بیوی. اس کا حوالہ میرے نام سے ہوگا. اس کا خاندان، اس کا مان صرف ویر شاہ ہے. میرے نام کے علاوہ اسے کسی اور حوالے یا کسی اور نام کی ضرورت نہیں. وہ قطعی انداز میں کہتا مکرم شاہ کو گنگ کر گیا. باقی سب بھی اس کا جنون دیکھتے چپ ہو کر رہ گئے. وہ شروع سے ہی ایسا جنونی تھا، ایک بار جو بول دیتا وہ پورا کر کے رہتا. اگر تمہیں اس لڑکی سے تعلق رکھنا ہے تو اسے لے کے اس گھر سے چلے جاؤ، ورنہ کیا. ویر شاہ نے اپنے باپ کو آنکھوں میں گھسا دیکھا. بھولے مت دادا جان، یہ جائیداد، دولت، بینک بیلنس سب میرے نام کر گئے ہیں، اس لیے مجھے یا میری بیوی کو کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا. آپ کے والد نے بہت زیادتی کی ہے خرم، آپ بھی ان کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے سب کچھ ویر کے نام کر دیا. کیا یہ غلط نہیں؟ خرم کی بیوی سریا بیگم منہ بنا کے بولی. بابا جان نے ہمیں ہمارا حصہ دے دیا تھا، جو انہیں لگتا تھا وہ ہمیں مل گیا. اب مزید وہ اپنی ذاتی کمائی سے بنائی کی جائیداد اور بزنس، بینک بیلنس جسے چاہیں دے سکتے ہیں. خرم شاہ نے دان چباتے کہا. آپ لوگوں کو جتنا لڑنا ہے لڑ لینا، ابھی میرے سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا ہے، اس لیے میں تھوڑا ریسٹ کر لوں، آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. منت کا ہاتھ تھامے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ باقی بھی سب ادھر ادھر ہونے لگے. لیکن خرم اور اسلم شاہ اپنے بڑے بھائی مکرم شاہ کو سمجھانے بیٹھ گئے. وقت اور حالات سے سمجھوتا کرنے کو کہہ رہے تھے. ویر شاہ کا جوان خون تھا، اس کے خلاف نہ جائیں بلکہ پیار محبت سے اسے ہینڈل کریں. کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کیوں لے کے آئے روم میں؟ منت گھبراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دروازے کو اس کا لاک لگانا منت کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹی سنائی دی. بستر پہ آؤ، سر دباؤ میرا. بستر پہ لیٹتے حکم نامہ جاری کیا. میں تمہاری نوکر نہیں ہوں. ویر کی گھوری پہ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے. پورے 8 سال بڑا ہوں تم سے، آپ کہہ کے بلایا کرو مجھے، اور اب چپ چاپ یہاں آ جاؤ، ورنہ میں اٹھ کے تمہارے پاس آیا تو ہر لفظ بولنے کی سزا دوں گا. اس کے جارحانہ انداز پہ منت ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے اس کے پاس آ بیٹھی. ویر نے اس کے ہاتھ تھامے اپنے سر پہ رکھا. منت دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگی، جبکہ دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو بےتاب تھا. تمہیں میرے ساتھ سے خوشی نہیں ہوئی منت؟ آنکھیں موندے دھیمے لہجے میں پوچھا. پتہ نہیں. وہ صاف گوئی سے بولی تو وہ سیدھا ہو کے اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹتا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ گیا. مجھے تم ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے منت. جب دادا نے تمہاری پکچر سینڈ کی اسی وقت تمہیں اپنا سب کچھ مان لیا تھا. وہ اس کے ہاتھوں کو چومتا جذب کے عالم میں بولا. منت کا دل پھر سے گھبرایا، وہ بہت بے باک تھا. منت دل ہی دل میں اس سے نیا خطاب دے چکی تھی. میری قربت بری لگتی ہے تمہیں؟ وہ اس کو دیکھتے خمار آلود لہجے میں بولا. آپ کو اپنے بابا سے اس قدر بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ اس کا نرم لہجہ دیکھتی پہلی بار اس سے آپ کہہ کر مخاطب ہوئی. اس کے لہجے میں ادب کا عنصر محسوس کرتے ویر دل و جان سے مسکرایا. چلو نیکسٹ ٹائم تھوڑی کم کر لوں گا. وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اس کا چہرہ اپنے اوپر جھکائے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ گیا. منت کا دل اچھل کے حلق میں آیا. بے باک شاہ. اس کے پیچھے ہٹتے وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی. کہا تھا اتنا بولو جتنا سہ سکو. آپ تو ہاتھ دھو کے میرے ہونٹوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. وہ روحانستے ہوئے بولی. ارے پہلے بتانا تھا، ہونٹوں کے علاوہ بھی بہت سی جگہ فوکس کی ہوئی ہے میں نے. منت نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے اسے چپ کروایا، جبکہ چہرے پل میں لال ہوا تھا.
लव यू मनवीर। वो उसको बिस्तर पे गिराए उस पे साया फिकन हुआ। मुझे डर लग रहा है, ऐसे मत करें। वो घबराई। घबराना बनता भी है। कहते साथ वो लाइट्स ऑफ करता उसकी गर्दन में मुंह घुसा गया। वो सिसकी भरती उससे पीछे करने में बेहाल होती बुरी तरह सांसें भरने लगी। लेकिन वीरशा के मुंह जोर जज्बों के आगे वो अपना आप उसके सपोर्ट कर गई। सुबह का सूरज शाह विला के मकीनों के लिए एक नया पैगाम लेके आया था। वीरशाह ने दादा जान की वसीयत को एक तरफ करते असली वसीयत सामने रखी थी। उसे दौलत का लालच हरगिज ना था। सऊदीया में उसका अपना बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था, लेकिन अपने दादा के साथ मिलकर उसने सबको एहसास दिलाने के लिए वसीयत का खेल खेला था, जबकि उसके दादा की असल वसीयत में उन्होंने अपनी सब औलादों को उनका हक दिया था। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन सच यही है। दादा जान ने हमेशा यही चाहा कि उनकी औलाद दौलत के लालच से बाहर निकल आए, इसलिए ये सब किया। इसके लिए मैं सिर्फ माजरत ही कर सकता हूँ। बाकी कल ही मैं मन्नत को लेकर सऊदीया वापस जा रहा हूँ। यहाँ का सब कुछ आपका, आप सबको मुबारक। वो दुखी लहजे में बोला था। अब जब बाप को एहसास हुआ है तो बाप को छोड़ के जा रहे हो। मुकरम शाह ने दुख से उसे जाते हुए देखा तो वो पलटता अपने बाप को देखने लगा। उनकी आंखों में आंसू थे। आगे बढ़ के बाप को गले लगा लिया। दुखों के बादल छट गए थे। सबके चेहरे पे मुस्कान थी। आपने बहुत अच्छा किया, मन्नत ने उसके करीब आते धीरे से कहा, लेकिन तुम जब बोलती हो तो अपने साथ अच्छा नहीं करती। तुम्हारे ये हिलते लब। वीर फिर से उसके लबों को आंखों में फोकस करता धीरे से उसके कान में बोला। वो मुंह खोले उस बेबाक शख्स को देखे जा रही थी। कल बहुत बड़ा रिसेप्शन होगा। आखिर मेरे बेटे की शादी हुई है, मुकरम शाह के बेटे की शादी। सभी ने खुशी से तालियां बजाईं। जोड़े नसीबों से बनते हैं, इंसान चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले। जो जोड़ा ऊपर वाले ने बनाया होता है, इंसान मिल के ही रहता है। मन्नत वीर की थी, उसे मिल के ही रही।